एक जंग चल रही है भारत से करीब 5,000 किलोमीटर दूर। दो देश जो कभी एक हुआ करते थे। अनुमान है कि इस जंग के कारण अब तक 62,000 जानें जा चुकी हैं, 60,000 से ज्यादा घायल, 15,000 लापता और 17 लाख बेघर हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं अमृतांश अरोरा और आप देख रहे हैं द प्रिंट हिंदी सॉफ्ट कवर। पिछले करीब 1.5 साल से हम रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को अपने टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर गौर से देख रहे हैं। पर क्या है इस युद्ध की जमीनी सच्चाई और कैसे इसने लाखों जिंदगियों को त्रस्त कर दिया है? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं पत्रकार नीरज राजपूत, जिन्होंने एक वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट के नाते 1 महीना रूस यूक्रेन में चल रहे युद्ध को करीब से देखा और अपने आंखों देखे हाल को बयान किया अपनी किताब ऑपरेशन जेड लाइफ रूस यूक्रेन युद्ध में, जिसे प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। नीरज जी, आपका द प्रिंट हिंदी सॉफ्ट कवर में स्वागत है। थैंक यू अमृतांश, थैंक यू द प्रिंट हिंदी मुझे इनवाइट करने के लिए और युद्ध के बारे में बात करने के लिए और मेरी जो पुस्तक है उसके बारे में बात। सर, इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं कि आपने इस युद्ध को करीब से देखने का फैसला कब और कैसे लिया। अमृतांश, जैसे क्योंकि पिछले 1 दशक से भी ज्यादा हो चुका है जब से मैं डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ, एसोसिएट एडिटर था मैं एबीपी न्यूज में, तो वॉर कवर करना, प्रॉक्सी वॉर, टेररिज्म, कश्मीर, ये सब मेरा ही मुख्य चार्टर था एबीपी न्यूज में काम करने के दौरान। तो जैसे कि जब युद्ध शुरू हुआ तो मुझसे कहा गया कि वॉर जोन में जाना है और वॉर जोन से कवरेज करनी है, क्योंकि मेरे जो साथी कॉरेस्पॉन्डेंट थे वो वाया यूक्रेन की तरफ से गए थे, पोलैंड की तरफ से गए थे युद्ध कवर करने के लिए, जो कि राजधानी कीव में थे, लवीव में थे, वहां पर थे। लेकिन क्योंकि एक जो युद्ध का जो बहुत बड़ा हिस्सा था वो डोनबास में चल रहा था, जो कि रशिया के कैप्चर या रशिया के पास था, रशिया ने उसके ऊपर होल्ड किया हुआ था, जो हम लोग जानते हैं डोनेट्स्क, लुहांस्क और मारिउपोल। तो वहां की कवरेज हम लोगों को नहीं मिल पा रही थी, तो इसीलिए हम लोगों ने, मेरे एडिटर्स ने डिसाइड किया कि हमें उस तरफ से भी जाना चाहिए और उसके लिए जो जाना पड़ता था, क्योंकि वो यूक्रेन के रास्ते से नहीं जा सकते थे क्योंकि वहां पर बॉर्डर पर बहुत भीषण युद्ध चल रही थी। तो मैं वाया मॉस्को की तरफ से गया था, डोनबास में रहा करीब 1 महीने में रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर, और साथ ही डोनबास में मैंने युद्ध की कवरेज की। तो इस तरह से मेरे को मौका मिला वहां जाने के लिए। हालांकि युद्ध, जैसा कि कहा जाता है कि कभी भी किसी भी मायने में किसी देश या सोसाइटी के लिए सही नहीं माना जा सकता है, लेकिन फिर जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि जब तक हमारे समाज में द्वेष है, स्वार्थ है, तब तक युद्ध अनिवार्य है। तो ऐसी डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए युद्ध कवरेज करना जरूरी होता है कि वो अपनी एक बार लाइफ टाइम में जरूर कवर करें। तो मुझे मौका मिला ये कवर करने की। सर, आपने अपनी किताब का एक पूरा चैप्टर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, या जिसे हम सूचना युद्ध कहेंगे, उस पर आधारित किया है। ये सूचना युद्ध इस टकराव का एक अहम पहलू बनकर उभरा है। इसकी झलक आपको युद्धग्रस्त इलाकों में कैसे देखने को मिली? बिल्कुल अमृतांश, ये देखिए, आज के समय में जो युद्ध है, जो कन्वेंशनल बैटलफील्ड है, कन्वेंशनल वॉरफेयर है, वहां तो लड़ा ही जाता है, आमने सामने जो सैनिक लड़ते हैं, अपने हथियारों से लड़ते हैं। हालांकि ये जो रूस यूक्रेन युद्ध है, लॉन्ग रेंज जो वेपन से लड़ा जा रहा है, लेकिन इसका जो हमने स्वरूप देखा है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में देखा, कि किस तरह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इसको हमने देखा। और इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के चलते ये हो रहा है कि जो पूरी दुनिया है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार युद्ध क्षेत्र में चल क्या रहा है, बैटलफील्ड में चल क्या रहा है, किसका पलड़ा भारी है। रशिया, हम लोग जानते हैं कि एक सुपर पावर है, मिलिटरी सुपर पावर एक कंट्री है, उसका पलड़ा भारी है, या जिसको यूएस और इंग्लैंड और नेटो देश जिसको सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, उसका पलड़ा भारी है। ये सिर्फ और सिर्फ इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के चलते ही हो रहा है, जिसमें हमें समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। डोनबास का एक बड़ा इलाका रशिया ने कैप्चर करके उसके बावजूद भी वो युद्ध खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने भी देखा कि किस तरह से जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है वो लड़ी जा रही है, दोनों देशों के द्वारा लड़ी जा रही है, और उसके चलते ही समझ नहीं आ रहा है कि जो जर्नलिस्ट है, जो कवर करने जा रहे हैं, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है,
और किसका एज है इस युद्ध में, तो वो मैंने खुद देखा है। सर, आप लिखते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया ने इस युद्ध को एक यूजफुल इडियट की तरह कवर किया है। क्या आप अपने इस आकलन के बारे में थोड़ा और बताना चाहेंगे? बिल्कुल अमृतांश, देखिए जब युद्ध जो हो रहा है इसमें दोनों ही तरफ के जो कंट्रीज हैं, नेशंस हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें सोशल मीडिया को तो करते ही करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए। तो जो जानकारी हमें दे दी गई, आर्मी ने दे दी, यूक्रेन की आर्मी ने दे दी, या फिर यूएस की आर्मी ने दे दी, नाटो फोर्सेस ने दे दी, या रशियन आर्मी ने दे दी, आपने उसको एज इट इज ही आपने चला दिया, उसको कोशिश नहीं की वेरीफाई करने की। और ये वेरीफाई करना भी बहुत मुश्किल काम होता है किसी बैटलफील्ड में, क्योंकि लड़ाई चल रही है, आप जर्नलिस्ट वहां जा नहीं सकते, कैमरा वहां जा नहीं सकता, तो आप देखेंगे कि कैसे क्रॉस चेक कैसे करेंगे। तो आपको डिपेंड होना पड़ेगा, आपको रिलाय होना पड़ेगा उसी के ऊपर जिसके ऊपर आप एम्बेडेड है, जर्नलिज्म कर रहे हैं, या फिर आप वैसे भी अन्यथा भी जो जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा, आपने एज इट इज उसको छाप दिया, एज इट इज आपने अपने टीवी पे चला दिया, या जो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा, आर्म्ड फोर्सेस ने कहा, उनके राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, आपने क्रॉस चेक नहीं किया। उसके चलते ही मैंने ये लिखा है कि ये यूजफुल इडियट की तरह काम कर रहा है मीडिया इस युद्ध के दौरान। सर, जैसा कि आपने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस के साथ एम्बेडेड होके इस युद्ध को कवर करना आपको सही लगा, और इस मायने में मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को थोड़ा और बताएं जिन्हें ये ज्यादा पता ना हो कि आर्म्ड फोर्सेस के साथ एम्बेडेड होना किसी भी वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए कितना जरूरी होता है। बिल्कुल अमृतांश, जैसे मैंने बताया कि जब जो बैटलफील्ड होती है उसके जो जहां लड़ाई मुख्य तौर से लड़ी जा रही है, सैनिकों के बीच में लड़ी जा रही है, उससे कई किलोमीटर पहले ही जो उसका जो रेडियस है, उससे पहले ही आपको सिविलियंस को भी रोक दिया जाता है, जर्नलिस्ट को भी ऐसे ही रोक दिया जाता है। जैसे मैंने किताब में लिखा भी है कि मैंने खुद जाने की कोशिश करी, तो बहुत पहले ही हम लोगों को रोक दिया गया। जो वहां पे पुलिस होती है या फिर जो आर्मीज होती है, वो रोक देती है आपको कि आप नहीं जा सकते हैं किसी भी कारणों से। वो कहेंगे आपसे कि आपको खतरा हो सकता है, क्योंकि वहां युद्ध चल रहा है, आपको जर्नलिस्ट है, आपको खतरा हो सकता है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो वहां चल रहा होता है उस युद्ध के दौरान, वो जो है उसकी रियलिटी सामने ना आ पाए, तो वो मुख्य कारण होता है। हालांकि इसका एक बड़ा कारण ये भी होता है कि जो आर्मीज होती हैं, जो आर्म फोर्सेस हैं, वो चाहते नहीं है कि उनकी पोजीशन जो है, उनकी लोकेशन या उनकी मूवमेंट जो हो रही होती है बैटलफील्ड में, क्योंकि वो कैमरे में कैप्चर होगा, तो उनको वो सेंसिटिव माना जाता है लोकेशन को और उनकी मूवमेंट को, तो वो कैमरे पर ना आ जाए। क्योंकि आज के समय में हम लोग जानते हैं जीपीएस लोकेशन से आप वेरीफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी पोजीशन हो सकती है, लोकेशन हो सकती है, तो वो कहीं ना कहीं सेंसिटिव होता है, तो उसके लिए भी मना करते हैं। जैसे हमने देखा था जब गलवान घाटी की जो स्क्रिमेज हुआ, झड़प हुई थी, तो जो लेह लद्दाख का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पुलिस था, या जो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस थे, उन्होंने लेह से बाहर किसी को नहीं जाने दिया था। हालांकि उस टाइम कोविड प्रोटोकॉल भी था, लेकिन इसका एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि वो इसलिए था कि कहीं जो मीडिया है, कैमरे पर जो लोकेशंस हैं, मूवमेंट्स हैं, वो पता ना चल पाती, इसलिए उनको रोका गया था। तो इसीलिए आप वॉर जोन में जा सकते हैं जबकि आप एम्बेडेड होंगे, चाहे किसी भी तरफ, चाहे वो यूक्रेन हो, रशिया हो। हमने देखा है कि अफगानिस्तान वॉर में चाहे यूएस फोर्सेस, नाटो फोर्सेस से एम्बेडेड होकर जाते थे जर्नलिस्ट, या फिर जो तालिबान या दूसरे जो रेडिकल ग्रुप्स हैं उनके साथ एम्बेडेड। सर, आपने मारियोपोल जो यूक्रेन का एक शहर है उसके बारे में लिखा है कि आपके अनुमान से युद्ध में सबसे ज्यादा तबाही अगर किसी शहर में हुई तो वो वहां थी। मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को अपने मारियोपोल के अनुभव के बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल अमृतांश, ये बिल्कुल सही बात है। मैं डोनेट्स भी किया। डोनेट्स और लुहांस्क दरअसल प्रोविंस है डोनबास की, और वो सिटी भी है, टाउन्स भी हैं। जैसे कि हमारी कैपिटल्स, जैसे उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, लेकिन वहां पर जो डोनेट्स है उसकी कैपिटल डोनेट्स शहर ही है, ऐसी लुहांस्क है। तो मैं वहां भी गया था, डोनेट्स शहर भी गया, लुहांस्क भी किया, दोनों शहरों में गया था। इतना मैंने डैमेज वहां नहीं देखा जितना मैंने मारियोपोल पे शायद मैंने कोई एक ऐसी बिल्डिंग नहीं देखी जो बिल्कुल सही सलामत हो, वहां पर लोग रह रहे हो, उसमें वो मैंने कहीं नहीं देखी। सारी बिल्डिंग्स जो थी काली पड़ चुकी थी, राख हो चुका था, पूरी डैमेज हो चुकी थी। यहाँ तक कि मॉल्स, मार्केट्स हैं, वहां पर जितना भी थिएटर तो है ही है, जो सबसे बड़ा जो अटैक हुआ था जिसमें माना जाता है 300 से 400 लोग मारे गए थे मारियोपोल थिएटर में, मैंने कोई बिल्डिंग नहीं देखी। लोग जितने भी थे जो अपार्टमेंट में, जो मल्टी
हिस्टोरिक बिल्डिंग्स में रहते थे, सबको मैंने देखा कि पार्क में या फिर लॉन्स में ही वो रह रहे हैं। बुजुर्ग लोग हैं, वो सब अपना खाना भी जो है वो ओपन में, उस वक्त ठंड पड़ रही थी जब मैं गया था, मार्च अप्रैल में गया था वहां पर, तो ठंड पड़ती है वहां पर, उस वक्त भी बेचारे वो लोग सब भी, क्योंकि जितने भी नौजवान थे युद्ध से जो जा सकते थे छोड़कर, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कितना रेला निकल, जैसे हम लोग रेला बोलते हैं ना कि लोगों का रेला निकल रहा है, तो शहर छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उसी वक्त ही कैप्चर किया था और अनाउंसमेंट किया था रशिया ने कि हमने मारियोपोल को आजाद करा दिया, मतलब उसको हमने कैप्चर कर दिया इस तरह से। अजोव स्टील प्लांट पर उस वक्त युद्ध चल रही थी, तो लोगों को मैंने देखा कि जब हम लोग एंटर कर रहे थे शहर में, कितने लोग छोड़ के जा रहे थे, गाड़ियों से अपनी जा रहे थे, प्राइवेट व्हीकल से जा रहे थे, लेकिन जो बुजुर्ग थे, जो बच्चे थे, जो जा नहीं सकते थे, सिर्फ वही लोग मैंने मारियोपोल में देखे, उसके अलावा मैंने किसी और को मारियोपोल में नहीं देखा। तो इसलिए बहुत ज्यादा कंडीशन मैंने देखी थी वहां पे, कोई पूरा सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो हुआ उसी शहर में हुआ। और अभी फिर मैं वो बखमुत जो शहर है उसको भी देखा मैंने, वो भी बहुत ज्यादा इसी तरह की हालात थी जैसे बखमुत का था, ऐसी उस वक्त मार्च अप्रैल में मारियोपोल का शहर था। सर, युद्धग्रस्त इलाकों में लड़ रहे रूसी व यूक्रेनी सैनिकों से बात करके आपको ऐसी कौन सी बातें पता चली जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, अमृतांश, जब हम लोग गए थे, वही मैंने लिखा भी है कि जो एम्बेडेड जर्नलिज्म की कहीं ना कहीं लिमिटेशंस भी होती हैं वहां पे। उसमें क्या होता है कि आपको बहुत रेस्ट्रिक्टेड आपको बातचीत करने के लिए कहा जाता है। जो डेडिकेटेड ऑफिसर्स होंगे, जैसे मैंने अपनी बुक में भी वो कार्ड लिखा, जो एक्रेडिशन कार्ड दिया गया था, उसमें साफ तौर से लिखा गया था कि आप जा तो रहे हैं फोर्सेस के साथ, लेकिन आपको सिर्फ उन्हीं लोगों से, यानी उन्हीं सैनिक से बातचीत कर सकते हैं जिनको, जो रशिया के लाइजनिंग ऑफिसर थे, वो डेजिग्नेट करेंगे, आप सिर्फ उन्हीं से बात कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि किसी भी सोल्जर को पकड़ा और आपने बात कर लिया, तो ये एक लिमिटेशन होता है आपको बातचीत करने का, आपको कि कैसे आप पता लगाएंगे कि क्या उनकी साइकी। फिर भी मैंने कोशिश किया, जो एक दो सोल्जर्स थे जिनसे गूगल ट्रांसलेशन पे, जो अधिकतर सोल्जर्स रशियन में बोल रहे थे, या जो मिलिशिया फोर्सेस थे, दोनेट्स्क मिलिशिया के या लुहांस्क मिलिशिया के, जो अब रशिया का ही पार्ट हो गए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो रशिया है, वो रशिया सोल्जर्स भी ऐसे ही हैं, वो भी मानते हैं कि ये जो यूक्रेन का जो पार्ट है डोनबास से, यहाँ पे रशियंस रहते हैं और यहाँ पर हम लोग का ही अधिकार होना चाहिए, जैसा उन्होंने कर लिया है। और उनका भी मानना है कि वो ज्यादा इस युद्ध के लिए, रशिया यूक्रेन के लिए, यूक्रेन और जेलेंस्की को कम जिम्मेदार मानते हैं, वो यूएस को, नाटो फोर्सेस को ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं, जो मेरी उनसे बातचीत हुई। सर, इससे पहले कि हम इस चर्चा के अंतिम चरण की ओर बढ़ें, मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों के साथ ऐसा एक किस्सा शेयर करें जिसने आपको युद्ध की क्रूर प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल, जब मैं वहां पर था, मारियोपोल शहर में ही था, तो जहां ये थिएटर, अमृतांश, जहां थिएटर हुआ जिसमें 300-400 लोगों की डेथ की बात की गई थी, और जब जिस दिन हम लोग जाने वाले थे, जिस दिन गए थे हम लोग मारियोपोल में, उससे एक दिन पहले ही जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने ये बात कही थी कि मारियोपोल में केमिकल अटैक किया है, रशियन फोर्सेस ने किया है। तो जब हमें बताया गया कि हम मारियोपोल जा रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग दोनेट्स्क के एक सेफ हाउस में, होटल में रुकते थे, जो रशियन आर्म्ड फोर्सेस ने ही कहा था कि आप यहाँ रुक सकते हैं, ये सेफ है। हालांकि मैंने बाद में देखा कि एक होटल में जहाँ जर्नलिस्ट रुके हुए थे, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, वहां पर भी अटैक हुआ था, वहां पे मिसाइल आकर गिरी, कुछ इंजर्ड हुए। तो जब हम लोग वहां से निकले, तो मैंने देखा कि जेलेंस्की का स्टेटमेंट आया हुआ है कि वहां पर मारियोपोल में केमिकल अटैक हुआ है। तो मेरे मन में आया कि जब केमिकल अटैक हुआ है, तो हम लोगों को क्यों लेके जाया जा रहा है वहां पे। तो आप सोचते हैं कि भाई आपकी हेल्थ को असर पड़ सकता है। तो फिर मेरे को लगा, जब उन्होंने कहा नहीं हम जाएंगे ही मारियोपोल, तो मुझे लगा शायद ये उसका जो क्लेम था, जो एलिगेशन था, उसको बर्स्ट करने के लिए हमको लेके जा रहे हैं। और हम लोग गए तो देखा वहां कोई ऐसा केमिकल अटैक जैसा कुछ नहीं था वहां पर। बाद में फिर वो जेलेंस्की और यूक्रेन ने अपने स्टेटमेंट वापस भी ले लिया था कि वहां पर हमसे कहा गया था कि वहां पर केमिकल गैस का अटैक हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो जब मैं वहां पर गया, थिएटर के पास हम लोग कवरेज कर रहे थे, तो मैंने देखा एक बच्चा वहां पे था, छोटा बच्चा, 8 to 10 ईयर्स, 10 साल से ज्यादा का बच्चा नहीं था वहां पर। तो उस वक्त भी अजोव स्टील प्लांट में लड़ाई चल रही थी। जब हम वहां थे थिएटर के पास, तो हम लोग बिल्कुल गोला बारूद की आवाज, बमबारी की आवाज, एक्सप्लोजन की आवाज हमारे कानों में आ रही थी, बिल्कुल साफ साफ आ रही थी। और रशियन जो हमारे ऑफिसर्स थे साथ में, वो लगातार हमें ऐसी जगह पे जहां पर बड़ी वॉल हो कि इसके पास से निकल के जाए, ताकि अगर कोई फिरता भी अटैक भी होता तो हमारे पास। मैंने देखा एक बच्चा वहां पर है, एक 8-10 साल का है,
तो मैंने उसको बातचीत करने की कोशिश की जो हमारे इंटरप्रेटर थे उनके साथ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या डर नहीं लगता, ये एक्सप्लोजन की आवाज उस वक्त आ रही थी, एक्सप्लोजन की आवाज, बम्बार्टमेंट की। तो बोला नहीं कि मैंने कहा, बोला नहीं मेरे को तो डर नहीं लगता। मैंने कहा क्यों नहीं लगता? बोला अब तो आदत पड़ गई है। तो ये आप जो देखिए, एक बच्चा जो है 8 से 10 साल का, उसकी साइकी की ये तो अब आदत पड़ गई है हम लोगों की, हम लोग यहाँ रह रहे हैं। क्योंकि उस वक्त जब हम लोग गए थे ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका था वॉर को, तो 1 महीने से तो बहुत भीषण युद्ध चल रहा था वहां पे। और उससे पहले भी, क्योंकि 2014 के बाद से ही जो वहां पर जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं उनका और यूक्रेन की फोर्सेस का जो है टकराव चलता ही रहता था। तो उनको लोग, मुझे लगा कि वो जैसे कि आदी जैसे हो गए, युद्ध के आदी हो गए कि अब। और एक और युद्ध से मेरी बात हुई, उसने कहा कि अब जीना है मरना है, अब यही रहना, कहाँ भाग के जाएं हम लोग? रशिया में जाएं, भाग के जाएं, या फिर हम लोग पोलैंड चले जाएं, वहां पर जाके रहे जहां पर लाखों लोग छोड़ के जा चुके हैं। बोला कि हम नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे, चाहे खुले में ही हमें रहना पड़े। तो ये युद्ध की एक, कह सकते हैं कि एक हार्श रियलिटी है। इविल तो है ही, ये है जिसे हम लोग जानते हैं, वॉर इज एन इविल। तो वो अब लोगों पर दिखने लगा, लेकिन लोगों ने कहा कि अब जैसा भी होगा हम रहेंगे, हम छोड़ के नहीं जाएंगे यहाँ से। सर, जैसा कि आपने हम हमारे दर्शकों को बताया और आपने अपनी किताब में भी मेंशन करा है कि आप वॉर जोन में रशियन साइड से एंटर करें। तो जिन रशियंस से आपकी बात हुई, चाहे वो सैनिक हों या सिविलियंस हों, उन्होंने आपको भारत के बारे में क्या सोचते हैं बताया? क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं कि आज के समय पे भारत और रूस के जो टाइज हैं वो एक जिसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ फ्लक्स में हैं। तो आपकी इंटरेक्शंस में रशियन सिविलियंस या रशियन सैनिकों ने आपको क्या बताया? वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल, भारत के बारे में हो सकता है कि इस युद्ध में हम लोग ने देखा है कि इंडिया थोड़ा न्यूट्रल रहा, और किसी का साथ, किसी साइड नहीं ली उसने। तो मैं क्रीमिया की बात करता हूँ। क्रीमिया में हम लोग एक दिन कवरेज कर रहे थे, हालांकि मैंने बहुत लोगों से इंटरेक्शन किया, वहां पर इंडिया के बारे में बातचीत की, तो सबने अच्छा कहा। तो हम लोग रोड साइड, जहां पर ब्लैक सी है उसके पास ही हम लोग जो था कवरेज कर रहे थे। तो रोड थी वहां पर सेवेस्टोपोल में। तो जब मैं कवरेज कर रहा था, ऐसे लाइव खड़ा हुआ था, और मेरे कैमरामैन थे, एक गाड़ी आकर हमारे पास रुकी, और उनमें से एक जो रशियन होंगे या क्रीमियन जो नेशनल थे, उन्होंने सिर्फ बाहर आकर इतना कहा, कैमरा जो कि रोल था, इंडिया ग्रेट, इंडिया ग्रेट, ऐसे ऐसे करके कुछ कहा। तो मैं इससे पहले कि समझ पाता या उनसे पूछ पाता कि इंडिया ग्रेट किस लिए है, कि इंडियन मीडिया कवरेज, क्योंकि इंडियन मीडिया ने काफी कवरेज की रशिया यूक्रेन वॉर की। मेरे साथ भी रशियन साइड से 2-3 जर्नलिस्ट और गए थे जो वहां पर, और या इसलिए कि इंडिया जो है साइड नहीं ले रहा है किसी का, रशिया को खुलकर उन्होंने नहीं क्रिटिसाइज किया या ना ही यूक्रेन का साइड किया, तो इस वजह से है। तो ये एक, मैंने देखा कि इंडिया के बारे में लोग अच्छा सोचते हैं वहां पर, और सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी मैंने वहां पर देखी। खाली ऐसा नहीं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके स्टेटमेंट से इंप्रेस होकर, मैंने वहां पे खुद देखा जो हमारे कैब ड्राइवर्स मिले, तो जैसे वो पूछते हैं कि इंडियन है, तो वो गाना शुरू कर देते हैं, शाहरुख खान का गाना शुरू कर देते हैं, अरे अरे रे ये क्या हुआ, तो इस तरह का है। तो वो मिथुन, होटल्स में हम जाते हैं, वहां मिथुन चक्रवर्ती की मूवी मैंने फोटो भी डाली है, मिथुन चक्रवर्ती के जिमी जिमी और डिस्को डांसर वहां पे देखते हैं। तो इंडिया के बारे में लोग अच्छा सोचते हैं, उनको पता है कि स्ट्रेटेजिक रिलेशंस तो है ही, मिलिट्रीली डिफेंस रिलेशंस तो इंडिया है ही, क्योंकि 50% से ज्यादा हमारे वेपन्स वहीं से आते हैं, अभी भी आते हैं। 8-10 साल पहले तक तो 70% हमारे वेपन्स वहीं से आते थे। लेकिन वो कल्चरल टाइज भी जो है ना इंडिया और रशिया के, वो भी कहीं ना कहीं इसमें लोगों को लगता है कि इंडिया इसलिए खुलकर जो है वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, जिस तरह की पूरी दुनिया, जैसे हम लोग जानते हैं कि पूरा साइड्स हो चुकी है, एक जो रशिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और एक दूसरी तरफ जो है जो रशिया को क्रिटिसाइज करते हैं या उनके अगेंस्ट में है। तो इसीलिए वहां के लोगों को मैंने देखा कि वो इंडिया के बारे में अच्छा सोचते हैं, इंडियन मीडिया के बारे में। सर, जैसा कि आप भी इस युद्ध को बहुत करीबी से ट्रैक कर रहे हैं और आपने भी ये देखा होगा
कि अभी पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव माउंट करा है, जिसके थ्रू वो अपने कुछ एरियाज जिसपे रशियन डोमिनेशन है उसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपने इस युद्ध को इतने करीब से देखा है, आपके आकलन में इस काउंटर ऑफेंसिव का यूक्रेन को कोई लॉन्ग टर्म फायदा या कोई टैंजिबल फायदा हो सकता है? देखिए, जिस तरह से जो युद्ध हुआ था, शुरुआत हुई थी, हमने देखा कि जो रशिया रशिया के बारे में हम लोग जानते थे कि दो सुपर पावर्स हैं, एक यूएस है। रशिया ने अपने आप को फिर से रिगेन किया यूएसएसआर टूटने के बाद पुतिन की लीडरशिप में। मिलिटरी बहुत स्ट्रांग कंट्री है रशिया है। लेकिन जिस तरह से पहले कीव से पीछे लौटना पड़ा, रशियन आर्म फोर्सेस को लौटना पड़ा, खार्किव से लौटना पड़ा, और उसके बाद फिर हमने देखा खेरसोन जैसा सिटी जो है भी रशियन आर्म फोर्सेस को छोड़ना पड़ा। तो उसका एक रीजन हो सकता है कि और पहले शुरुआत में जो जेलेंस्की हैं उन्होंने कहा था कि अगर हम डोनबास का एरिया रिगेन करने की कोशिश करेंगे, वापस लेने की, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कीव में हमें सक्सेसफुल मिली, कीव से सारी सेना वापस चली गई रशिया की, खार्किव से वापस चली गई है, लिविव से चली गई है, और दूसरी जगह पे भी अब जो है वापस पीछे लौट रही है, तो उन्होंने खेरसोन को कैप्चर कर लिया। और खेरसोन से रशियन फोर्सेस को जाना पड़ा वापस, जो नदी है वहां पर, जो रिवर बहती है, उसके दूसरी तरफ जाना पड़ा। तो ऐसा लगता है कि यूक्रेनियन फोर्सेस जो हैं, चाहे फिर भले ही उनको यूएस की और यूके की और बाकी कंट्रीज का सपोर्ट मिल रहा है, मिलिट्री सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छी फाइट दी है, रशिया को दी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आपने अगर मूवी देखी हो अमिताभ बच्चन की अमर अकबर एंथोनी पिक्चर अगर देखी हो, तो उसमें एक जगह पर विनोद खन्ना इंस्पेक्टर हैं और अमिताभ बच्चन की लड़ाई होती है एक जगह पर। विनोद खन्ना बहुत मारते हैं अमिताभ बच्चन को, लेकिन जब लॉकअप में अमिताभ बच्चन बहुत चोट लगी हुई है, लेकिन विनोद खन्ना को कहते हैं कि साहब मैंने एक ही मारा था आपके, और वो विनोद खन्ना की यहाँ आंख पे छप गया था ना वो आके। बिल्कुल मेरे को वही सीन याद आता है कि विनोद खन्ना पावरफुल इंस्पेक्टर है, अथॉरिटी है, पर अमिताभ बच्चन ने एक घुसा मारा तो वो जाके लग गया, विनोद खन्ना के लग गया। तो ये वही स्थिति जो है इस युद्ध में मुझे दिखाई देती है। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल युद्ध के बारे में नहीं है, पर उस बॉर्डर के बारे में है जिसे दुनिया का सबसे हेविली मिलिटराइज्ड कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं डीएमजी की, जो नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच का बॉर्डर है। क्योंकि आप बतौर पत्रकार वहां 3 बार जा चुके हैं, क्या आप दर्शकों को अपने उस अनुभव के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए अमृतांश, जो नॉर्थ कोरिया है, जैसे हम लोग जानते हैं किम जोंग उन जो वहाँ के लीडर हैं, ये एक तो क्लोज कंट्री है, क्लोज शेल की तरह काम करती है। तो सबकी एक जिज्ञासा होती है ना कि जो चीज बंद होती है उसको देखने की कोशिश होती है, किस तरह का ये देश होगा, कैसा लगता होगा ये देश होगा। हालांकि अभी एक सीरीज आई थी क्रैश लैंडिंग ऑन यू, बहुत अच्छी सीरीज है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, देखनी चाहिए तो उसके बारे में। लेकिन जब मैं गया था वहां पर, तो उस वक्त बहुत टेंशन थी। उन्होंने अपनी आईसीबीएम का टेस्ट किया था, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का, नॉर्थ कोरिया ने। तो ऐसा लग रहा था कि कोरियन पेनिनसुला में एकदम युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। तो मैं वहां गया था, डीएमजेड गया था। तो डीएमजेड बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत छोटा सा बॉर्डर है, बहुत लंबा बॉर्डर नहीं है। और वहां पर क्योंकि कोरिया जो साउथ नॉर्थ कोरिया है, उसकी चौथी या पांचवी सबसे बड़ी आर्मी है, और इसी तरह से साउथ कोरिया, और उनको फिर यूएस की पूरी एक कोर जो है वहां पर रहती है, तैनात रहती है वहां पर। तो बहुत हेविली फोर्टिफाइड वो बॉर्डर है वहां पर। और जब हम लोग गए थे तो हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि जहां से रोड है वहीं जानी है, क्योंकि यहाँ पे पूरा एरिया माइंस लगी हुई है। यहाँ पर जो कोरियन वार हुई थी 50 और 53 में, उसकी जो माइंस है, लाखों माइंस वहां बिछी हुई हैं। आप जैसे ही आपने थोड़ा सा इधर पैर रखा, इधर चले गए, आपने थोड़ा सा भी एडवेंचरिज्म करने की कोशिश की, तो आपके लिए खतरा हो सकता है। तो वहां सोल्जर्स भी बहुत संभल कर वहां पर अपनी ड्यूटीज देते हैं, तो वो खतरनाक था। लेकिन मेरे को एक चीज वहां देखी, मैं नॉर्थ कोरिया तो देखा ही, सामने देखा नॉर्थ कोरिया में जो उनकी पोस्ट थी वहां पर, और किस तरह से जो आपने स्टार्टिंग में बात की ना, जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की, वहां प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चलता है वहां पर। वहां अभी भी लाउड स्पीकर से बातचीत करते हैं। जब 62 का वॉर हुआ था इंडिया का चाइना को, उसके बाद चाइना लाउड स्पीकर से बात करता था ना इंडियन से, सोल्जर से। वो अभी भी वहां पर है। वहां पे नॉर्थ कोरिया जो है वो अपने बारे में बताता है कि नॉर्थ कोरिया किस तरह का कंट्री है, और इधर जो साउथ कोरियन है उनके जो लाउड स्पीकर पे उस वक्त वो
कौन सा डांस बीटीएस और उसके गाने चलते हैं वहां पे ना, गंगनम स्टाइल वाले गानों की वहां म्यूजिक चल रहा था कि हमारी कंट्री इस तरह की कितनी डेवलप्ड है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया इतना डेवलप्ड नहीं है। तो वो मैंने वहां देखा, प्रोपेगेंडा, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, साई ऑप्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो मैंने वहां देखा कि किस तरह से अभी भी इस्तेमाल किया जाता है कि लोगों को अपनी तरफ करने के लिए। और बाकी तो टनल्स वगैरह मैंने देखी, वहां पे टनल्स में हम लोग गए थे जो नॉर्थ कोरिया ने अटैक करने के लिए आज से 20-25 साल पहले बनाई थी, ताकि सियोल पर कैप्चर किया जा सके। सियोल क्योंकि वहां से कितना 70 किलोमीटर से, तो एक जी आर्टिलरी अगर एक शेल अगर मारा तो वो सियोल तक पहुंच सकता है नॉर्थ कोरिया से। तो वाकई में वहां पर जो है स्थिति बहुत इस तरह की थी। लेकिन मैंने एक चीज देखी वहां के जो लोग हैं साउथ कोरिया के, दे वर वेरी सॉफ्ट टुवर्ड्स नॉर्थ कोरिया। उनको लगता है कि ये हमारी ही कंट्री है, क्योंकि दोनों पहले थे कोरियन वॉर से पहले, तो उनके मन में बहुत गलत भावनाएं उनकी नहीं आती हैं। एंड दे ऑल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू द वेस्टर्न कंट्रीज की उनकी वजह से ऐसा होता है कि हमारी कंट्रीज के बीच में जो है जो भी हमारी बिटरनेस है या कड़वाहट है उनकी वजह से। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आप रूस और यूक्रेन के इस ब्यौरे के बारे में और जानने के लिए पढ़ सकते हैं नीरज जी की किताब ऑपरेशन जेड, लाइव रूस यूक्रेन युद्ध, जिसे प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। नीरज जी, आपका द प्रिंट हिंदी सॉफ्ट कवर में जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आभार उन दर्शकों का भी जिन्होंने समय निकाल के इस चर्चा को सुना। हम फिर हाजिर होंगे एक नए अंक के साथ। तब तक देश और दुनिया की खबरों के विस्तृत विश्लेषण के लिए आप जुड़े रहें द प्रिंट से। थैंक यू अमृतांश, थैंक यू द प्रिंट।